हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैम सेशन 20। और आज थ्योरी रिवीजन क्लास में वील स्टडी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड अलॉन्ग विद वेक्टर्स। बहुत सारे 3D ज्योमेट्री के क्वेश्चंस को हम वेक्टर में कन्वर्ट करके कर सकते हैं एंड वाई से वर्सा। तो वही वी विल स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट 1, 3D ज्योमेट्री और वेक्टर में जो टर्मिनोलॉजी का डिफरेंस है वो सबसे पहले कर लेते हैं। ये हो गया वेक्टर्स की टर्मिनोलॉजी, ये हो गया 3D की टर्मिनोलॉजी। वेक्टर में अगर हमने बोला है मान लिया आर वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर यहाँ एक्स वाई जेड वो हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स। मतलब ये पोजीशन वेक्टर है तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट्स। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है, सब एक ही बात है। ये हो गया। यहाँ पे अगर हमने बोला कि यूनिट वेक्टर, तो हम उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, डायरेक्शन कोसाइन, मतलब डीसी। अगर हमने यहाँ पे बोला फ्री वेक्टर, कोई भी एक फ्री वेक्टर दे रखा है तो मतलब इसको ऐसे लिखते हैं, कोई भी एक वेक्टर विच कुड बी फ्री और फिक्स्ड, तो यहाँ पे उसके करस्पॉन्डिंग वर्ड होगा डायरेक्शन रेशियोज, एंड जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे, डीआर। वेक्टर में कोई भी इक्वेशन लिखा जाएगा तो वो आर वेक्टर में लिखा जाएगा, और उसमें जो 3D में जो इक्वेशन लिखा जाएगा वो एक्स वाई जेड में लिखा जाएगा। बाकी सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे यूनिट वेक्टर जो है वो वहाँ पे डायरेक्शन कोसाइन हो गया। वैसे ही हमने बोला था यूनिट वेक्टर के जो कंपोनेंट होते हैं वो डायरेक्शन कोसाइन ही होते हैं। और जैसे अगर हमने बोला कि एक लाइन है जो इस वेक्टर के पैरेलल है, इसी चीज़ को अगर हमें 3D में बोलना होगा तो हम बोलेंगे एक लाइन है जिसके पैरेलल डायरेक्शन रेशियोज ये है, इस तरह की चीज़ होगी। तो ये तो हमारा हो गया कन्वर्जन। अब आगे चलते हैं। पॉइंट 2 में लेट A is x1 y1 z1, B is x2 y2 z2, and C is x3 y3 z3. Then point 2.1, अगर ए बी डिस्टेंस निकालनी है तो दैट विल बी रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया। फिर पॉइंट 2.2, अगर हमें सेक्शन फॉर्मूला लगाना है, मान लिया एक है ए बी और इसको एक पॉइंट पी लैम्डा इज टू म्यू की रेशो में कट करता है, तो जो पी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे वो आ जाएगा लैम्डा टाइम्स x2 प्लस म्यू टाइम्स x1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, फिर लैम्डा टाइम्स y2 प्लस म्यू टाइम्स y1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, लैम्डा टाइम्स z2 प्लस म्यू टाइम्स z1 अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, और जो मिड पॉइंट है वो है x1 प्लस x2 बाई 2, फिर y1 प्लस y2 बाई 2, z1 प्लस z2 बाई 2। बाकी अगर एक्सटर्नल डिवीजन है तो ऑफ कोर्स म्यू की जगह माइनस म्यू रख सकते हैं। ये हो गया। फिर पॉइंट 2.3, डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल टू लाइन ए बी कैन बी गिवन एज। तो तुम तो वेक्टर की तरफ से सोच लो कि अगर मैंने ए बी के पैरेलल मेरे को कोई वेक्टर चाहिए होगा तो बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को घटा सकते हैं। तो यहाँ पे बी का जो पोजीशन वेक्टर वो x2y प्लस y2j प्लस z2k लिख सकते हैं सीधा सीधा। तो अगर घटाओगे तो वो ऐसे आ जाएगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 एंड z2 माइनस z1। मतलब
इफेक्टिवली हमने क्या किया, ए बी वेक्टर निकाला, ए पॉइंट और बी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं उसके साथ आई जे के जोड़ के तो वेक्टर निकाला, फिर उसको घटा दिया तो ए बी वेक्टर आ गया, फिर उसमें से आई जे के वापस हटा दिया तो ये कॉमा करके लिख दिया। तो अगर मान लिया 2,3,4 लिखा है और मैं पूछूँ कि ये क्या है, तो वो किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट भी हो सकता है और किसी वेक्टर के मतलब कोई डायरेक्शन भी हो सकता है। तो अगर ऐसे लिखा है तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में केवल कोऑर्डिनेट जाते हैं, उनके दिमाग में ये नहीं जाता कि ये एक डायरेक्शन भी हो सकता है। तो दिस इज पॉइंट 2.3। पॉइंट 2.4 इन ट्राइंगल ए बी सी सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सिग्मा x1/3, सिग्मा y1/3, सिग्मा z1/3। ऑर्थो सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे सिग्मा tan a x1 अपॉन सिग्मा tan a, सिग्मा tan a y1 अपॉन सिग्मा tan a एंड सिग्मा tan a z1 अपॉन सिग्मा tan a। मतलब z1 tan a प्लस z2 tan b प्लस z3 tan c। ऐसे ही जो इन सेंटर हो जाएगा वो हो जाएगा सिग्मा a x1 अपॉन सिग्मा a, सिग्मा a y1 अपॉन सिग्मा a, सिग्मा a z1 अपॉन सिग्मा a, ये हो जाएगा। फिर बनता है सर्कम सेंटर। तो सर्कम सेंटर को अगर हम के बोल दें तो दैट विल बी सिग्मा x1 साइन 2a अपॉन सिग्मा साइन 2a, फिर सिग्मा y1 साइन 2a अपॉन सिग्मा साइन 2a, सिग्मा z1 साइन 2a अपॉन सिग्मा साइन 2a। और पॉइंट 2.5 एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो अगर हम 3D की बात करें तो 3D में हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का नाम नहीं लेंगे, बट हम बिहाइंड द कर्टेन वो सेम चीज़ कर सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो जैसे अगर हम वेक्टर की बात करें तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या होता है, हाफ ऑफ कोई भी दो वेक्टर ले लिए ए बी क्रॉस ए सी, ऐसे लिख सकते हैं। तो दैट इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ मॉड ए बी कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, ये हमारा ए बी हो गया। ए सी हो जाएगा x3 माइनस x1, y3 माइनस y1 एंड z3 माइनस z1, ये हो। इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो फिर डायरेक्शन रेशियोज के टर्म्स में एक क्वांटिटी आ जाएगी और उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इट इज़ एज सिंपल एज दिस। अब आगे चलते हैं पॉइंट 3, इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब ये जो इक्वेशन ऑफ प्लेन है ये वेक्टर में और 3D में हम दोनों में साथ साथ चलाएंगे डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। तो 3.1, अगर एक प्लेन है जो एक पॉइंट A जिसका पोजीशन वेक्टर A है उससे पास कर रहा है एंड इसका नॉर्मल वेक्टर क्या है n, तो इस प्लेन का इक्वेशन मतलब अगर ये प्लेन P है तो इस प्लेन का इक्वेशन कितना आ जाएगा, r माइनस ए डॉट एन बराबर 0। याद क्योंकि अगर इसमें मैंने कोई भी पॉइंट लिया, मान लिया r जनरल पॉइंट, अब ये r क्या है, जैसे 2 डायमेंशन में स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0, तो उसमें x और y क्या है, x और y ऐसी जेनरिक कार्टेशियन वेरिएबल है। और कोई भी पॉइंट अगर मेरे को चेक करना पड़ेगा, चेक करना है कि ये इस लाइन के ऊपर है या नहीं है, मान लिया 3,4 मेरे को चेक करना है, तो मैं x और y की जगह 3 और 4 रख के देखूंगा
सिमिलरली अगर वेक्टर में कोई इक्वेशन होगा तो वो आर वेक्टर में लिखा होगा, तो वहाँ जो काम एक्स वाई कर रहा है वो यहाँ पे आर वेक्टर कर रहा है। और जैसे ये इक्वेशन हो गया, अब मेरा मान लिया हमारे पास एक पॉइंट है आई माइनस जे प्लस टू के। अब मेरे को देखना है कि वो इस प्लेन पे है या नहीं है, तो हम इस आर की जगह पे वो आई माइनस जे प्लस टू के जो भी मैंने बोला था वो रख के फिर चेक करेंगे कि ये सेटिस्फाई हुआ या नहीं हुआ। अगर ये सेटिस्फाई हो गया तो जो हमने पॉइंट बोला वो इस प्लेन के ऊपर है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, अब देखो इसको लिखने का ये भी फॉर्म है कि आर डॉट एन बराबर ए डॉट एन लिख लिया। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर डॉट एन। अगर मान लिया ए जो है उससे प्लेन पास कर रहा है तो वो एक फिक्स्ड पॉइंट हो गया, एन हमारा नॉर्मल हो गया, वो फिक्स्ड वेक्टर हो गया। तो ये ए डॉट एन तो एक फिक्स्ड क्वांटिटी हो जाएगी, उसको हमने क्यू बोल दिया। मान लिया ये है, ये हो गया हमारा वेक्टर में। अब 3D में क्या होगा, 3D में हम कुछ ऐसे बोलेंगे कि जो लाइन के पैरेलल डायरेक्शन रेशोज हैं दे आर मान लिया ए बी सी, और इसके कोऑर्डिनेट्स को हमने बोल दिया x1 y1 z1। तो इक्वेशन ऑफ द प्लेन इसके करस्पॉन्डिंग 3D में क्या हो जाएगा, r की जगह पे हम क्या रखेंगे, इसकी जगह पे रखेंगे एक्स वाई जेड। ठीक है, तो r माइनस ए का मतलब क्या हो गया, x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, उसका डॉट n के साथ मतलब ए बी सी 0 हो गया। तो ये अगर वेक्टर में इक्वेशन है, किसका इक्वेशन है, प्लेन का इक्वेशन। कौन सा प्लेन, जो पॉइंट ए से पास कर रहा है एंड जिसका नॉर्मल n है, इसी के विज विज 3D में इक्वेशन क्या आएगा, वो ये आएगा a टाइम्स x माइनस x1 प्लस b टाइम्स y माइनस y1 प्लस c टाइम्स z माइनस z1 बराबर 0। ये हो गया। अब ये कौन सा प्लेन है, ये वो प्लेन है जो x1 y1 z1 से पास कर रहा है एंड डायरेक्शन रेशियो पैरेलल टू नॉर्मल फॉर विच आर ए बी सी। तो जो भी एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट है वो तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे प्लेन के नॉर्मल, और जो भी x में से x1 जो भी मतलब x1 y1 और z1 की जगह हो जाएगा वो एक पॉइंट हो जाएगा। पॉइंट तो प्लेन के ऊपर इन्फानेट हो जाएंगे, तो x1 y1 z1 में कोई यूनिकनेस नहीं है, उसकी जगह तो हम कोई भी पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। अब देखो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ये माइनस ax1 माइनस बी वाई वन माइनस सी जेड वन को हम d बोल देते हैं। तो ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया 3 डायमेंशन में, विच इज़ ए लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है ए बी सी, एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है ए बी सी, वो हमारे नॉर्मल के डायरेक्शन हो गए। अब इसको हम क्या बोलेंगे कि 3 डायमेंशन में, जैसे 2 डायमेंशन में जो स्ट्रेट लाइन होता है वो ऐसे होता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस कॉन्स्टेंट आ जाता है लाइन के लिए। 3 डायमेंशन में प्लेन भी सिमिलर है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड एक्स्ट्रा आ गया प्लस कॉन्स्टेंट। तो वो जो स्ट्रेट लाइन वाले जितने भी फॉर्मूले हैं सारे के सारे एज इट इज़ हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे और वो प्लेन के करस्पॉन्डिंग फॉर्मूला बन जाएगा, चाहे वो रिफ्लेक्शन का हो, चाहे वो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर हो, चाहे वो फैमिली ऑफ लाइंस हो, यहाँ पे फैमिली ऑफ प्लेन्स आ जाएगा सेम बिल्कुल, या एंगुलर बाइसेक्टर्स हो, यहाँ पे भी एंगुलर बाइसेक्टर आ जाएगा, डिट्टो सेम फॉर्मूले आ जाएंगे सारे के सारे। तो इसीलिए अगर वेक्टर में भी इक्वेशन दे रखा है तो हम उसको 3D में कन्वर्ट करके और उससे वो फॉर्मूले लगा के जो भी हमें निकालना है वो निकाल सकते हैं और वापस उसको वेक्टर में कन्वर्ट करके आंसर बता सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन है वो बेसिकली इसके विज है। आर जो लिखा है वो एक्स वाई जेड लिखा है, एन जो लिखा है वो ए बी सी लिखा है। तो एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड का डॉट ए बी सी के साथ ये हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। डॉट प्रोडक्ट में ये होता है ना A1 A2, तो यहाँ से x आ रहा है, यहाँ से a आ रहा है, तो इसलिए ये आ गया। फिर यहाँ से y आ रहा है, यहाँ से b आ रहा है, ये आ गया। और q को लेफ्ट हैंड साइड पे लाके माइनस q को d बोल दिया। इस फॉर्मेट में इक्वेशन आ गया। तो वो जो सारे फॉर्मूले हैं वो अभी हम लिखेंगे, बट उससे पहले प्लेन का इक्वेशन लिखते हैं डिफरेंट फॉर्म में। ये तो पहला फॉर्म हो गया जिसमें हमें एक पॉइंट दे रखा है और एक नॉर्मल दे रखा है। अब इसके ही अलग अलग कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। जैसे अगर मान लिया हमें 2 पॉइंट दे दिए जाए A B,
या पहले ऐसे करते हैं, एक पॉइंट दे दिया ए, और यहाँ तो नॉर्मल चाहिए प्लेन का, यहाँ हमने क्या किया, दो वेक्टर दे दिए, एक बी वेक्टर एंड सी वेक्टर जो प्लेन के अंदर लाई कर रहा है। तो इस बार हम क्या करेंगे कि इसका नॉर्मल बना लिया हमने बी क्रॉस सी करके। तो अब इस प्लेन का इक्वेशन कितना हो जाएगा, आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको तुम डिफरेंट फॉर्म में लिख लो। जैसे आर डॉट बी क्रॉस सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, आर बी सी बराबर ए बी सी। ये एक फॉर्म हो गया, ये भी प्लेन का इक्वेशन हो गया। और इसको सीधा सीधा एक ही बॉक्स में लिख सकते हैं, आर माइनस ए बी वेक्टर सी वेक्टर बराबर 0। ये हमारा प्लेन का इक्वेशन हो गया। पॉइंट 3.2 3.3, अगर प्लेन के ऊपर ही 3 पॉइंट दे रखे हैं, ए बी सी, तब जो इसका नॉर्मल होगा एन, दैट विल बी ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए। तो इस प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा आर माइनस कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए बराबर 0। ये हो गया। ये जो आ रहा है वो ऐसे भी बोल सकते हैं, आर माइनस ए डॉट, ये तो हमने एक वेक्टर बनाया है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, वो कहाँ से आया, कोई भी दो वेक्टर बना लिया, मान लिया ये दोनों वेक्टर, इन दोनों का क्रॉस ले लिया, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि b माइनस ए एक वेक्टर हो गया प्लेन के अंदर, और c माइनस ए एक दूसरा वेक्टर हो गया, इन दोनों का क्रॉस, ऐसे लिख सकते हैं। फिर इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं, r माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए बराबर 0। तो ये भी प्लेन का इक्वेशन हो गया, r माइनस ए बी माइनस ए सी माइनस ए। इसको हम 3D में भी लिख सकते हैं। बॉक्स का मतलब क्या होता है, डिटर्मिनेंट, आर का मतलब क्या होता है, एक्स वाई जेड, और ए बी सी जो 3 पॉइंट है वो मान लिया x1 y1 z1, x2 y2 z2, x3 y3 z3, ये 3 पॉइंट है प्लेन के ऊपर, विच आर ऑफ कोर्स नॉन कोलिनियर। ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं, तो उनसे एक ट्राइंगल बन जाएगा। ट्राइंगल का एक यूनिक प्लेन आएगा, उसी प्लेन का इक्वेशन लिख रहे हैं। तो इसी को 3D में हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस x1, x2 माइनस x1, x3 माइनस x1, फिर ये आ जाएगा y माइनस y1, y2 माइनस y1, y3 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1, z3 माइनस z1 का बॉक्स 0। तो दिस इज अगेन x1 y1 z1, x2 y2 z2 एंड x3 y3 z3 से पास करने वाले प्लेन का इक्वेशन हो गया। ये वही इक्वेशन हो गया। फिर पॉइंट 3.4, अगर मान लिया हम ऐसे बोलेंगे, एक पॉइंट है ए, एक दूसरा पॉइंट है बी, और एक वेक्टर है सी, तो इक्वेशन कैसे लिखेंगे, आर माइनस ए और बी में से कोई भी पॉइंट यूज़ कर लिया, डॉट नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर के लिए हमने क्या किया, एक ए माइनस बी वेक्टर, ये प्लेन के अंदर है, क्रॉस सी बराबर 0, ऐसे ले सकते हैं। और इसको वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, तो बॉक्स में लिखना होगा, तो आर माइनस ए माइनस बी एंड सी का बॉक्स 0 हो गया। ये हो गया। अच्छा, इस वाले केस में चलो इसको अलग से लिख ही लेते हैं। यही क्वेश्चन हो गया। तो 3.5 में अभी हमने क्या लिखा था कि अगर मान लिया ये तो कोई एक जनरल पॉइंट हो गया पी आर, फिर इसके अंदर एक पॉइंट है ए, एक वेक्टर है बी, एक वेक्टर है सी।
तो इस प्लेन का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, आर माइनस ए डॉट बी क्रॉस सी बराबर 0, ये हो गया। या फिर हम ऐसे बोलेंगे आर माइनस ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर कोप्लेनर हैं, तभी इनका बॉक्स 0 आ रहा है। अगर कोप्लेनर है तो हम ऐसे लिख सकते हैं आर माइनस ए वेक्टर बराबर लैम्डा टाइम्स बी प्लस म्यू टाइम्स सी वेक्टर, विच इज आर इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी प्लस म्यू टाइम्स सी। तो मतलब ये भी प्लेन का इक्वेशन हो गया एक डिफरेंट फॉर्म में। इसके अंदर दो पैरामीटर हैं लैम्डा और म्यू, उसके साथ जो वेक्टर लिखा हुआ है वो तो बेसिकली फ्री वेक्टर हो गया जो प्लेन के पैरेलल है, बी और सी वेक्टर। और जो विदाउट पैरामीटर लैम्डा और म्यू लिखा हुआ है, केवल ए लिखा हुआ है, वो बेसिकली एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो गया विच इज लाइंग इन द प्लेन। अब देखो इसी को अगर हम 3D में कन्वर्ट करें तो आर की जगह मतलब एक्स वाई जेड करके एक्स अलग कंपेयर कर लिया दोनों तरफ से, वाई अलग कर लिया, जेड अलग कर लिया, तो एक्स वाई जेड। ए वेक्टर जो है वो मान लिया x1 y1 z1 है, तो x1 y1 z1 प्लस प्लस प्लस। बी जो डायरेक्शन है वो मान लिया a1 a2 a3 है, या a1 b1 c1 है, और ये मान लिया a2 b2 c2। तो लैम्डा 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 एक डायरेक्शन हो गया a1 b1 c1 प्लस 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 म्यू म्यू म्यू, और दूसरा हो गया मान लिया a2 b2 c2 एंड। ये हमारा 3D में पैरामीट्रिक इक्वेशन हो गया प्लेन का, जिसके अंदर दो पैरामीटर इन्वॉल्व हैं और उन पैरामीटर्स के जो कोफिशिएंट्स हैं दे आर बेसिकली टू डायरेक्शंस इन द प्लेन, और जो विदाउट पैरामीटर लिखा हुआ है दैट इज बेसिकली कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट इन द प्लेन। ये हमारा हो गया पॉइंट 3, मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया इन डिफरेंट फॉर्म। अब पॉइंट 4, मान लिया एक प्लेन है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इक्वल्स टू 0, और ठीक है, तो इसमें पहले मान लिया एक पॉइंट है ए x1 y1 z1, और इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर n है, और इसका जो रिफ्लेक्शन है वो मान लिया a डैश है, तो ये दोनों बराबर है, ये 90 डिग्री है। तो हम कैसे कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम a टू p, ये प्लेन p है हमारा, बराबर an बराबर इसमें कोऑर्डिनेट्स रखती है ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d का मॉड डिवाइडेड बाई रूट ओवर, वही स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला है, बस वहाँ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, यहाँ पे एक c स्क्वायर और हो जाएगा, वहाँ पे xy होता है, यहाँ पे xy z है, तो ये आएगा d स्क्वायर ऑफ कोर्स नहीं आएगा, कांस्टेंट तो वहाँ पे भी नहीं आता स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले में। एक तो ये हो गया। अच्छा, a पिछले कॉन्टेक्स्ट से अब इसका कोई मतलब नहीं, पिछले कॉन्टेक्स्ट में तो हमने बोला था कि ए प्लेन के अंदर है, इसमें ऐसा कुछ नहीं। तो पहला रिजल्ट तो ये हो गया। रिजल्ट 2 क्या हो जाएगा कि फुट, या चलो रिजल्ट 2 क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ए टू पी, ये वही स्ट्रेट लाइन वाला फॉर्मूला है। तो अगर हमें n के कोऑर्डिनेट्स चाहिए तो हम ऐसे लिखेंगे x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी। अच्छा, इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, प्लेन के इक्वेशन में हमने x1 y1 z1 रख दिया x y z की जगह, मॉड डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इतना बड़ा लिखने की बजाय। दिस इज इक्वल्स टू माइनस वही प्लेन के इक्वेशन में x1 y1 z1 रख दिया, तो यहाँ एक नंबर आ जाएगा डिवाइडेड बाई, ये रूट नहीं है, स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले में रूट नहीं होता, स्ट्रेट लाइन में फुट ऑफ परपेंडिकुलर एंड रिफ्लेक्शन जब निकालते हैं, तो ये आ गया।
अगर मैं पहले और तीसरे को बराबर करूं, ये तो नंबर्स आ जाएगा, x1 y1 z1 गिवन नंबर्स होंगे, a b c गिवन वैल्यूज़ होंगी, उन वैल्यूज़ को प्लग इन करेंगे, यहाँ पे एक नंबर आ जाएगा, a को इधर ले आए, x1 को इधर ले आए, इन दोनों को बराबर करके तो x आ जाएगा। वो जो x आएगा वो बेसिकली पॉइंट n का आएगा x कोऑर्डिनेट। फिर दूसरे और फोर्थ को बराबर करेंगे, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तीसरे एंड फोर्थ को बराबर करेंगे तो z कोऑर्डिनेट आ जाएगा n का। z n लिखने का मतलब क्या है, z कोऑर्डिनेट ऑफ n। तो ऐसा करने से x y z कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो वो ये पॉइंट n आ गया। पॉइंट आने का मतलब क्या है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता लग गए। रिजल्ट 3, कोऑर्डिनेट्स ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ a इन प्लेन p, तो वो बेसिकली क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा एज इट इज क्लोन ये। बस इसमें क्या होगा, n की जगह कौन सा पॉइंट आ गया, a डैश, तो a डैश आ जाएगा, तो ये भी a डैश हो जाएगा। और यहाँ पे बस ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है, अगर स्ट्रेट लाइन में हमें समझ में आया होगा तो यहाँ तो तुरंत फॉलो हो जाएगा, सेम ही फॉर्मूला वी आर अप्लाइंग। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन एंड फुट ऑफ परपेंडिकुलर। अब आगे पॉइंट 5, मान लिया एक प्लेन P1 है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, एंड दूसरा प्लेन P2 है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0। तो रिजल्ट 1, एंगल बिटवीन P1 एंड P2, वो उनके नॉर्मल्स के बीच का एंगल हो जाएगा। पहले वाले का नॉर्मल हो गया a1 b1 c1, दूसरे का a2 b2 c2, तो दैट विल बी कॉस इनवर्स मॉड a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2, मतलब नॉर्मल वेक्टर का यूनिट वेक्टर का डॉट ले लिया, तो डॉट तो ये आ गया, और यूनिट वेक्टर बनाने के लिए a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर, ये हो गया। फिर रिजल्ट 2, इफ़ a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 बट नॉट बराबर d1 अपॉन d2, देन प्लेन्स आर डिस्टिंक्ट एंड पैरेलल। डिस्टिंक्ट पैरेलल प्लेन हो गए क्योंकि दोनों के लिए नॉर्मल वेक्टर सेम हो गया। एंड इफ a1 अपॉन a2 बराबर b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2 बराबर d1 अपॉन d2, देन प्लेन्स आर कोइंसिडेंट, मतलब फिर तो सेम ही प्लेन हो गया। ये हो गया हमारा रिजल्ट 2। पॉइंट 6, अगर मान लिया एक प्लेन P1 है ax प्लस by प्लस cz प्लस d बराबर 0, एंड P2 है मान लिया ax प्लस by प्लस cz प्लस d डैश बराबर 0, तो ये दोनों प्लेन बेसिकली क्या हो गए, पैरेलल हो गए। एक ऐसे है तो दूसरा ऐसे हो गया, तो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लिया L है, तो वो पैरेलल लाइन के बीच में जैसे आता है वो यहाँ पे हो जाएगा। तो L किसके बराबर हो जाएगा, दैट विल बी d माइनस डी डैश अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल planes. This is the distance between parallel planes. Point 6. फिर point 7, x axis, y axis, z axis,
अगर मान लिया ये प्लेन है ओरिजिन, दिस इज ए, मान लिया A 0 0, ये हो गया वाई एक्सिस को ये B पे कट कर रहा है विच इज़ 0 B 0, एंड जेड एक्सिस को C पे कट कर रहा है विच इज 0 0 C। प्लेन तो पूरा है, बस ये एक्स वाई जेड एक्सिस को इस पे कट कर रहा है। तो सबसे पहले, और ये प्लेन P है, तो प्लेन P का इक्वेशन क्या हो जाएगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे a इसका x इंटरसेप्ट हो गया, b y इंटरसेप्ट हो गया, एंड जेड c जो है वो जेड इंटरसेप्ट हो गया फर्स्ट। इसमें और हम क्या क्या बोल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ जो टेट्राहेड्रन है OA BC, तो इसमें बेसिकली 3 वेक्टर्स बोल सकते हैं, OA वेक्टर, OB वेक्टर, OC वेक्टर, ये 3 कोइनिशियल वेक्टर हैं, वो हो गए AI B J एंड C के। तो इनके बॉक्स का 1/6 ऑफ बॉक्स ऑफ AI कैप, BJ कैप एंड CJ कैप। अब इसमें क्या है कि IJ के तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो अगर इस बॉक्स को कैलकुलेट करेंगे तो सीधा ABC आएगा, तो ABC अपॉन 6, I क्रॉस J डॉट के 1 हो जाएगा, ये हो गया। और इसमें दूसरा रिजल्ट क्या है कि अगर हम बोलें एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो दैट विल बी हाफ ऑफ रूट ओवर A² B² प्लस B² C² प्लस C² A²। ये रिजल्ट हो गया। दिस इज पॉइंट 7। पॉइंट 8, फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ प्लेन्स में मान लिया एक प्लेन P1 है, एक प्लेन दूसरा प्लेन P2 है, तो इनकी ये जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पास करने वाला कोई भी प्लेन कैन बी रिटन एज P1 प्लस लैम्डा P2 इज इक्वल्स टू 0। इक्वेशन ऑफ ए प्लेन पासिंग थ्रू लाइन ऑफ intersection of P1 and P2 can be given as this। और जैसा हमने लाइन में बताया था, इसमें क्या खासियत है, from this equation we cannot get प्लेन P2 फॉर एनी लैम्डा। तो मतलब P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से, मतलब इस लाइन से P1 तो ऐसे प्लेन रखा हुआ है, P2 ऐसे रखा हुआ है, तो इनकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है उससे पास करने वाला एक प्लेन P1 भी है खुद। तो अगर क्वेश्चन कैसे बनेगा, हमने बोला कि एक प्लेन है P3 जो P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है एंड विच पासिस थ्रू पॉइंट 1, 2, 5 मान लिया। तो द मोमेंट आई से कि P1 और P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, तो हम उस प्लेन को ऐसे अज्यूम करेंगे। अब ऐसे तो इनफाइनाइट प्लेन है। अब हमारे प्लेन के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और दे रखा है कि वो 1, 2, 5 से पास करे, तो उसमें 1, 2, 5 रखो, लैम्डा आ जाएगा। अगर बाई चांस 1, 2, 5 खुद P1 पे लाई कर रहा होगा, तब तो क्या है कि आंसर भी P1 आना चाहिए, तो उस वाले केस में तो यहाँ लैम्डा की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो आंसर P1 आ जाएगा। अगर वो मानिए P2 पे लाई कर रहा होगा, तो फिर ये इक्वेशन गड़बड़ा जाएगा, मतलब एब्सर्ड रिलेशन आ जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा रहेगा 5 बराबर 0, तो वहाँ से हमें समझ में आना चाहिए कि जो शायद रिक्वायर्ड प्लेन है वो हमारा P2 ही है। ये हो गया पॉइंट 8। फिर हो गया पॉइंट 9 इज बाइसेक्टर प्लेन। तो ये मान लिया P1 एंड P2 दो गिवन प्लेन हैं, और इनका जो एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन है वो मान लिया B1 और B2 है, जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। AIX प्लस BIY प्लस
सी आई जेड प्लस डी आई बराबर 0 फॉर आई इज इक्वल्स टू 1/2। मतलब आई बराबर 1 रखा तो a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 बराबर 0, वो हमारा p1 हो गया, प्लेन 1 हो गया। और i बराबर 2 रखा तो यहाँ से प्लेन 2 की इक्वेशन आ गई। अब जो बाइसेक्टर प्लेन है b1 b2, उनका इक्वेशन कैसे आएगा, a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर बराबर प्लस माइनस यहाँ दूसरा प्लेन a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ये आ जाएगा इक्वेशन। ये हो गया। अब फर्स्ट, फॉर ऑब्ट्यूज एंगुलर बाइसेक्टर ऑन राइट हैंड साइड, टेक same sign as that of a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2। a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 अगर पॉजिटिव है तो यहाँ प्लस साइन लेने से जो बाइसेक्टर जो प्लेन मिलेगा, एंगुलर बाइसेक्टर प्लेन जो मिलेगा वो बेसिकली ऑब्ट्यूज एंगल वाला मिलेगा और नेगेटिव से एक्यूट वाला मिल जाएगा। अगर a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 नेगेटिव हो जाए तो फिर यहाँ नेगेटिव साइन लेने पे ऑब्ट्यूज वाला मिलेगा एंड पॉजिटिव पे एक्यूट वाला मिलेगा। फॉर बाइसेक्टर ऑफ द रीजन इन विच पॉइंट a x1 y1 z1 lies on right hand side, take same sign as that of P1 evaluated at A and P2 evaluated at A। मतलब ये जो P1 P2 दो प्लेन हैं, इन्होंने पूरे स्पेस को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब एक जगह माने यहाँ पे कोई पॉइंट A है तो इस रीजन को बाइसेक्ट करने वाला प्लेन कौन सा है, B2। तो अगर मुझे B2 का इक्वेशन चाहिए तो बस हमें ये डिसाइड करना है कि B2 के लिए प्लस लेना है या माइनस लेना है। तो वो डिसाइड करने का तरीका क्या है कि हम A के कोऑर्डिनेट्स को P1 में रखें तो एक नंबर आ जाएगा, फिर A के कोऑर्डिनेट्स को P2 में रखा, एक दूसरा नंबर आ गया। अगर ये दोनों नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो प्लस साइन लेने पे ये वाला बाइसेक्टर मिलेगा और माइनस साइन लेने पे दूसरा मिल जाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो वाइस वर्सा उल्टा हो जाएगा। बस ये हो गया। सो दिस इज आवर बाइसेक्टर प्लेन। अब पॉइंट 10। अब ये तो सब देखो 3D में लिखा हुआ है। अगर ये लिखा होगा वेक्टर में तो उस वेक्टर को हम 3D में कन्वर्ट करके फिर ये सारे ही फॉर्मूले और रिजल्ट्स लगा सकते हैं और जो भी हमें आंसर चाहिए उस आंसर को वापस हम 3D से फिर वेक्टर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। दैट इज़ नॉट ए बिग डील। पॉइंट 10, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो पॉइंट 10.1, एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट A दे रखा है और एक पैरेलल डायरेक्शन B दे रखा है। तो अगर इसके ऊपर कोई भी मैंने जनरल पॉइंट R लिया तो इसको ले सकते हैं A प्लस लैम्डा B। यही लाइन की इक्वेशन हो गई। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू पॉइंट A एंड इज पैरेलल टू वेक्टर B। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि R माइनस A लैम्डा B हो गया। तो मतलब ये दोनों पैरेलल हो गए तो ये भी वही लाइन की इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में आ गई। ठीक है। अब देखो
3D में कन्वर्ट करना है तो इसकी जगह मान लिया हमने x1 y1 z1 ये ले लिया कि एक लाइन है जो x1 y1 z1 से पास कर रहा है, और b वेक्टर जो है उसको हम क्या बोलेंगे, डायरेक्शन रेशियोज आर पैरेलल टू ABC। तो r की जगह रख दिया x y z, a की जगह रख दिया x1 y1 z1, और तो मतलब x y z को अगर हम इक्वेट करें तो ये आ जाएगा x y z बराबर बराबर x1 y1 z1 लैम्डा 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 ABC। तो ये पैरामीट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन हो गई, लाइन की इक्वेशन होगी पैरामीट्रिक फॉर्म में। तो इसमें एक पैरामीटर के साथ कुछ कोफिशिएंट्स लिखे हैं, एक विदाउट पैरामीटर के लिए साथ लिखे, एक विदाउट पैरामीटर के लिए विदाउट पैरामीटर के लिखे हुए हैं। तो जो पैरामीटर के साथ लिखे हुए हैं वो तो बेसिकली हमें डायरेक्शन देगा कि लाइन के पैरेलल डायरेक्शन क्या है। तो अगर मान लीजिए यहाँ 2 लैम्डा 3 लैम्डा और 4 लैम्डा लिखा है तो 2, 3, 4 इज द डायरेक्शन रेशियोज पैरेलल टू द लाइन, या हम 2i + 3j + 4k इज ए वेक्टर पैरेलल टू द स्ट्रेट लाइन, कुछ भी बोल सकते हैं। अच्छा, लैम्डा बोलना जरूरी नहीं, ये समझ आता है, इसमें कोई भी पैरामीटर हो सकता है यहाँ पे क्वेश्चन में t लिखा हो। अब इसी को हम ऐसे भी कर सकते हैं कि x - x1/a बराबर y - y1/b बराबर z - z1/c। ये भी लाइन की इक्वेशन हो गई, विच 3D में हो गई, विच पासिस थ्रू x1 y1 z1, और लाइन के पैरेलल वेक्टर क्या हो गया ABC। तो ऊपर x y z के कोफिशिएंट को इक्वल बनाने 1 1 1 बनाने के बाद जो x y z में से घटाया x1 y1 z1 इस वाले केस में, वो तो हमें देगा कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट ऑन द लाइन, और जो उसके डिनोमिनेटर में नंबर्स होगा वो हमें देगा डायरेक्शन। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म, ऐसे बोलेंगे, दिस इज इक्वेशन ऑफ द लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। अब पॉइंट 10.2 ऐसा भी हो सकता है कि एक जो लाइन है उस पर हमें 2 ही पॉइंट दे दिया जाए, A और एक दूसरा पॉइंट B, ऐसे हो गया। तो अगर हमें वेक्टर में लिखना होगा तो R = पॉइंट कोई भी एक ले सकते हैं A प्लस लैम्डा टाइम्स एक पैरेलल वेक्टर। तो पैरेलल वेक्टर तो हम ऐसे बना सकते हैं B - A, तो वो हो जाएगा B - A। ये हो गया इस लाइन का इक्वेशन। फिर पॉइंट 10.3 एक लाइन है जो एक पॉइंट A से पास कर रहा है, और हमने पैरेलल डायरेक्शन ना देके 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे दिया कि एक B वेक्टर है जो लाइन के परपेंडिकुलर है, और एक और C वेक्टर है जो लाइन के परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्या होगा, अगर हमने B × C ले लिया तो वो लाइन के पैरेलल आ जाएगा, ये B × C आ जाएगा। तो इस लाइन का इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, R = लाइन के ऊपर एक पॉइंट प्लस लैम्डा टाइम्स B × C। ये आ गया हमारा लाइन का इक्वेशन इन 10.3। लाइन का इक्वेशन जिसमें एक पॉइंट दे रखा है ऑफ कोर्स, एंड 2 लाइन के परपेंडिकुलर वेक्टर्स दे रखे हैं। तो प्लेन के केस में हमें अगर एक परपेंडिकुलर वेक्टर दे रखा हो तो काम चल जाएगा, पैरेलल अगर दिया है तो 2 चाहिए, तभी उनका क्रॉस लेके नॉर्मल बनाएंगे प्लेन के केस में। लाइन के केस में उल्टा है, अगर पैरेलल दे रखा है तो एक से ही काम चल जाएगा, मतलब एक वेक्टर से काम चल जाएगा, एक पॉइंट तो होना ही चाहिए लाइन के ऊपर, वरना लोकेशन कैसे फिक्स होगा। और अगर परपेंडिकुलर दे रखा है तो हमें 2 चाहिए होगा, तब उनका क्रॉस लेके हम लाइन के पैरेलल एक वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉइंट 10.4 मान लीजिए ये एक लाइन है जिसके ऊपर एक पॉइंट है A और इसके पैरेलल वेक्टर हो गया मान लिया B। तो जो लाइन का इक्वेशन है, जैसे इस लाइन का इक्वेशन हो जाएगा R बराबर A प्लस लैम्डा B। R मतलब किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है जो लाइन के ऊपर है। तो ये इफेक्टिवली क्या बता रहा है कि ओरिजिन से A तक जाओ, तो वो तो ये वेक्टर हो गया, और फिर लैम्डा टाइम्स B, मतलब ये जो वेक्टर है ये B के पैरेलल है, तो इसको लैम्डा टाइम्स B बोल सकते हैं। ऐसा करने से हम R तक पहुंच जाएंगे।
तो अगर मान लिया मेरे को इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट, कुछ भी पॉइंट है, मान लिया m एक पॉइंट है l डिस्टेंस पे पॉइंट है, और ऐसे दो पॉइंट होंगे l डिस्टेंस पे, एक इधर होगा और दूसरा मान लिया इधर है n, ये भी l डिस्टेंस पे है, ये लैम्डा भी है। बेसिकली लैम्डा का काम क्या है, लैम्डा की अगर हम अलग अलग वैल्यू लेंगे तो इस लाइन के ऊपर अलग अलग पॉइंट हमें मिलता चला जाएगा, ठीक है। तो जो लैम्डा बी है वो बेसिकली हमें ए से डिस्टेंस को काइंड ऑफ रिलेट कर रहा है, और अगर मैं बी वेक्टर की जगह बी कैप ले लूँ तो एग्जैक्टली ए से डिस्टेंस ही आ जाएगी लैम्डा जो होगा। तो जो एम और एन के पोजीशन वेक्टर हैं, एम और एन है क्या, इस लाइन के ऊपर दो पॉइंट्स जो पॉइंट ए से एल डिस्टेंस पे है, तो वो क्या हो जाएगा, ए प्लस माइनस एल टाइम्स बी कैप। मतलब हम यहाँ तक गए और ये डिस्टेंस अगर L है तो हमने इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर लेके L से मल्टीप्लाई कर लिया तो ये पूरा वेक्टर आ गया, माइनस लिया तो ये उल्टे डायरेक्शन में चले गए तो ये वाला वेक्टर आ गया। ये हो गया हमारा पॉइंट 10। अब लिखते हैं पॉइंट 11। अगर मान लिया दो लाइन है, चलो पहले तो पैरेलल लाइन की बात कर लेते हैं, L1 L2 और दीज आर पैरेलल लाइंस। इसके ऊपर एक पॉइंट है A और डायरेक्शन मान लिया B, इसके ऊपर एक पॉइंट है मान लिया C और डायरेक्शन है D। तो L1 का इक्वेशन हो गया R इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, L2 का इक्वेशन हो गया R इज इक्वल्स टू सी प्लस लैम्डा डी, एंड B क्रॉस D जीरो है। बी और डी लाइंस की डायरेक्शन बता रहे हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होने का मतलब क्या है कि लाइंस पैरेलल है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है L, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, L इज इक्वल्स टू, वो हम ऐसे निकाल सकते हैं, अगर ये वेक्टर A माइनस सी है और ये मान लिया थीटा है तो L जो आएगा वो ए सी साइन थीटा आएगा। तो L इज इक्वल्स टू ए सी साइन थीटा। साइन थीटा देखा तो हमें क्या समझना चाहिए, तो क्रॉस प्रोडक्ट है, तो A माइनस सी का हमने क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया B कैप के साथ या D कैप के साथ, दोनों एक ही बात है, तो वो डिस्टेंस आ जाएगा इन दो पैरेलल लाइंस के बीच का। फिर पॉइंट 12, इसमें मान लिया L1 L2 ऐसे कोई भी दो जनरल लाइन है, A और ये हो गया B, ये हो गया C और ये हो गया D। मतलब L1 क्या हो गया, R इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी, L2 R इज इक्वल्स टू सी प्लस लैम्डा डी। अब इन दो लाइंस के बीच में क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो देखो रिजल्ट 1, एंगल बिटवीन लाइंस बराबर जो भी बी और डी के बीच का एंगल है, भले ही लाइन इंटरसेक्ट करें ना करें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल इज ऑलवेज डिफाइंड एंड दैट इज कॉस इनवर्स मॉड बी कैप डॉट डी कैप। जो भी इनके डायरेक्शंस के बीच का एंगल है वैसे ही डिफाइन करते हैं। रिजल्ट 2, अगर B क्रॉस D जीरो हो जाए, दिस इम्प्लाइज लाइंस आर कोइंसिडेंट, ये ठीक है, और लाइंस आर पैरेलल डिस्टिंक्ट। मतलब या तो एक ही लाइन होगी जो डिफरेंट फॉर्म में लिखी होगी या फिर लाइन अलग अलग पैरेलल होगा। अब इनको पहचानेंगे कैसे, तो अगर कोइंसिडेंट लाइंस है तो बेसिकली इस वाले केस में क्या होगा कि अगर लाइंस कोइंसिडेंट, पहली लाइन भी होगी दूसरी लाइन भी होगी, तो इसी के ऊपर A हो गया इसी के ऊपर C हो गया, तो ये जो A माइनस सी वेक्टर है वो भी लाइन के पैरेलल आ जाएगा। तो इस वाले केस में कंडीशन क्या हो जाएगा, इफ A माइनस सी वेक्टर जो है क्रॉस B जीरो हो जाए। और डिस्टिंक्ट पैरेलल वाले केस में क्या होगा कि अगर एक लाइन ये है और दूसरा ये है तो ये इसमें जो A माइनस सी वेक्टर आएगा
वो कभी भी बी के पैरेलल नहीं आएगा। ठीक है, ये तो हो गया अगर लाइंस पैरेलल वगैरह है तो। रिजल्ट 3, इफ बी क्रॉस डी इज नॉट इक्वल टू 0 देन लाइंस आर आइदर इंटरसेक्टिंग और स्क्यू। इसको भी देखो, चेक करने का एक तरीका क्या है कि अगर लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो बी वेक्टर, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो वो एक प्लेन में आ जाएगा। अगर एक प्लेन में आ जाएगा तो बी वेक्टर, मतलब अगर ऐसे इंटरसेक्टिंग होगा तो ये मान लिया बी वेक्टर हो गया, ये डी वेक्टर हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट सी हो गया। तो ये जो तीन वेक्टर हैं, बी वेक्टर, डी वेक्टर एंड ए माइनस सी वेक्टर, ये कोप्लेनर होगा। तो इंटरसेक्टिंग होगा तो इफ बॉक्स ऑफ ए माइनस सी, बी एंड डी 0 हो जाए, यहाँ से पहचान सकते हैं। और स्क्यू होगा इफ बॉक्स ए माइनस सी, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर 0 ना हो तो स्क्यू हो जाएगा। ठीक है। रिजल्ट 4, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। मैंने दो लाइन दे रखे हैं, एक है आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी और दूसरा है आर बराबर सी प्लस, अब इसको म्यू डी लिख लेते हैं। ये L1 हो गया, L2 हो गया। ठीक है, तो पहले तो हमने ये चेक कर लिया कि B क्रॉस D 0 नहीं है, ये ठीक है, B क्रॉस D 0 नहीं है। तो अब बचता या तो स्क्यू होगा या क्या बोलते हैं इंटरसेक्टिंग होगा। तो मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो R बराबर R कर दिया, दिस विल गिव यू A प्लस लैम्डा बी बराबर C प्लस लैम्डा डी, सॉरी C प्लस म्यू टाइम्स D। तो इनके x कॉम्पोनेंट को बराबर किया तो A1 प्लस लैम्डा B1 बराबर C1 प्लस म्यू D1, फिर A2 A3 B3 B2 ये ठीक है। यहाँ से ये तीन इक्वेशंस हो गए या दो ही अननोन है, तो यहाँ से सॉल्व फॉर लैम्डा कॉमा म्यू एंड इसको वेरीफाई किया। मतलब यहाँ से जो लैम्डा म्यू की वैल्यू आई वो हमने तीसरे में रखा। अगर वो वेरीफाई हो गया तो उसका मतलब क्या है कि लाइंस इंटरसेक्टिंग है, ये ठीक है। इफ वेरीफाइड implies lines are intersecting and position vector of point of intersection is a plus लैम्डा पी। जो भी यहाँ से लैम्डा की वैल्यू आए उसको यहाँ रखो, या फिर जो म्यू की वैल्यू है उसको यहाँ रखो, दोनों एक ही बात होगा फिर तो, और वहाँ से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। अदरवाइज लाइन्स आर स्क्यू, अदरवाइज लाइन्स स्क्यू है। और बी क्रॉस डी को हमने पहले ही देख लिया कि वो मतलब ये बी क्रॉस डी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो तो बी और डी जो वेक्टर हैं वो ऐसे दिख जाएंगे कि पैरेलल है या नहीं। अगर एक दूसरे का मल्टीपल हो गया तो पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, फिर तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। फिर तो हम ये देखेंगे कि वो इंटरसेक्टिंग वो कोइंसिडेंट है या डिस्टिंक्ट पैरेलल है। अगर डिस्टिंक्ट पैरेलल है तो कोई भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं आएगा, और अगर कोइंसिडेंट है तो इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएंगे। ये हो गया हमारा रिजल्ट 4। फिर रिजल्ट 5, इफ L1 R बराबर A प्लस लैम्डा बी एंड L2 R बराबर C प्लस म्यू टाइम्स डी आर स्क्यू लाइन्स, देन मान लिया ऐसे हो गया, ये अब प्लेन के अंदर चला गया, तो ये A और डायरेक्शन B हो गया इसमें,
इस पे मान लिया एक पॉइंट C है और इसका डायरेक्शन D है, तो जो मिनिमम डिस्टेंस लाइन होगा वो मान लिया इस पे पॉइंट N1 है, इस पे N2 है। तो N1 का पोजीशन वेक्टर हम पहली लाइन की तरफ से मान सकते हैं A प्लस लैम्डा 1 B। N2 का पोजीशन वेक्टर हम मान सकते हैं C प्लस लैम्डा 2 D। तो N1 N2 वेक्टर हो जाएगा C माइनस A प्लस लैम्डा 2 D माइनस लैम्डा 1 B। जो मिनिमम डिस्टेंस लाइन होगी इन दोनों लाइंस के बीच में, इस क्यू लाइंस के बीच में, वो कॉमन नॉर्मल पे आएगी, और कॉमन नॉर्मल ये है N1 N2। तो हमने क्या किया, N1 N2 का डॉट B के साथ जीरो किया और N1 N2 का डॉट D के साथ जीरो किया। तो यहाँ से 2 इक्वेशन एंड 2 अननोन, लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2। तो इन दोनों को सॉल्व कर लिया, तो द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस इज इक्वल्स टू N1 N2। तो वो हो जाएगा N1 N2 के वेक्टर का जो है उसका मॉड। एक तरीका तो ये हो गया, एंड ऑल्टरनेट तरीका क्या हो गया, इस वाले केस में क्या होगा कि हमें N1 N2 पॉइंट भी पता लग जाएगा, और अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालना होगा वो भी पता लग जाएगा। बट अगर मेरे को केवल डिस्टेंस चाहिए तो द लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 स्क्यू लाइंस L1 एंड L2 इज इक्वल्स टू, वो क्या हो जाएगा अगर हम AC वेक्टर का प्रोजेक्शन निकाल लें इस कॉमन नॉर्मल B क्रॉस D की डायरेक्शन में। तो AC वेक्टर मतलब A माइनस C का प्रोजेक्शन मतलब डॉट प्रोडक्ट, और B क्रॉस D का मॉड अपॉन B क्रॉस D का मॉड। ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये हो गया हमारा रिजल्ट 5। This was point 11.12। फिर उसके बाद आ जाएगा point 13, अनसिमेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइंस इक्वेशन। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि दो प्लेन हैं, P1 बराबर 0 एंड P2 बराबर 0, तो उनकी जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगी उस लाइन ऑफ इंटरसेक्शन मतलब ये प्लेन P1 हो गया, P2 हो गया, इसका नॉर्मल N2 हो गया और इसका नॉर्मल मान लिया N1 हो गया। तो एक तो जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन होगा दैट विल बी अलोंग N1 क्रॉस N2, कॉमन नॉर्मली दोनों नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, इसलिए N1 क्रॉस N2 की डायरेक्शन में होगा। तो इस लाइन का इक्वेशन आई कैन ऑल्सो राइट डाउन P1 बराबर 0 बराबर P2, लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ P1 P2। ये अनसिमेट्रिक फॉर्म हो गया। अगर यहाँ से मेरे को सिमेट्रिक फॉर्म लाना है तो इस लाइन के ऊपर मेरे को एक पॉइंट चाहिए होगा, एक डायरेक्शन चाहिए होगा। डायरेक्शन N1 क्रॉस N2 हो गया, एंड फॉर पॉइंट, ये ठीक है, फॉर सिमेट्रिक पॉइंट नहीं, फॉर सिमेट्रिक फॉर्म फाइंड ए पॉइंट ऑन P1 बराबर 0 एंड P2 बराबर 0। मतलब इसमें हमने क्या किया कि Z को 0 रख दिया, सॉल्व फॉर x, y। तो जो हमारा पॉइंट है वो कुछ ऐसे करके आ जाएगा x, y, 0। अगर मान लिया Z को 0 रख के एब्सर्ड रिलेशन आ जाए तो फिर y को 0 रख दिया और x और z सॉल्व कर लिया, तो वहाँ से एक पॉइंट आ जाएगा, N1 क्रॉस N2 डायरेक्शन आ जाएगा। तो इसी लाइन का इक्वेशन हम सिमेट्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, x माइनस x1 अपॉन ए बराबर y माइनस y1 अपॉन बी बराबर z माइनस z1 अपॉन सी, इस वाले फॉर्म में।
फिर पॉइंट 14, अगर मान लिया एक लाइन है r इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा बी एंड एक प्लेन है r डॉट n बराबर q, तो फर्स्ट एंगल बिटवीन l एंड p, लाइन और प्लेन के बीच में एंगल क्या होगा, तो जैसे ये हो गया, प्लेन का जो नॉर्मल होगा एंड जो लाइन का डायरेक्शन होगा दैट इज b वेक्टर, इसके बीच में एंगल निकाल के 90 में से घटा दिया, माइनस कॉस इनवर्स मॉड बी कैप डॉट एन कैप, तो इसको आई कैन राइट डाउन साइन इनवर्स मॉड बी कैप डॉट एन कैप। ये हो गया पहला चीज़, तो ये हो गया रिजल्ट 1। रिजल्ट 2 क्या हो जाएगा कि अगर मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए, फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एल एंड पी, तो हमने क्या किया, लाइन से आर उठा के इसमें रख दिया, दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लिया, तो ए प्लस लैम्डा बी डॉट एन बराबर क्यू, तो यहाँ से लैम्डा टाइम्स बी डॉट एन बराबर क्यू माइनस ए डॉट एन। अब इसमें 3 सिनेरियो हो जाएगा। केस 1, अगर मान लिया बी डॉट एन बराबर 0 बराबर q माइनस ए डॉट एन भी 0 हो जाए, तो ये इक्वेशन हो जाएगी 0 बराबर 0, दिस इम्प्लाइज L लाइज इन P एंड देयर विल बी इनफाइनाइट पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। फिर केस 2, b डॉट एन बराबर 0 एंड q माइनस ए डॉट एन इज नॉट इक्वल्स टू 0, तो दिस इम्प्लाइज L is parallel to P but not in P। यहाँ पे तो क्या होगा कि अगर लाइन प्लेन ये है तो लाइन इसी के अंदर हो गया, इस वाले केस में क्या होगा कि अगर प्लेन ये है तो लाइन ऐसे पैरेलल हो जाएगा दूसरे वाले केस में। एंड केस 3, अगर B डॉट एन ही 0 ना हो तब तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो लैम्डा के वैल्यू आ गया q माइनस ए डॉट एन अपॉन बी डॉट एन, दिस इम्प्लाइज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज ए प्लस ये लैम्डा का वैल्यू q माइनस ए डॉट एन अपॉन बी डॉट एन टाइम्स बी। ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो जाएगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। पॉइंट 15 पॉइंट्स टू रिमेंबर, तो उसमें PTR 1, अगर मान लिया A वेक्टर ये है और B वेक्टर ये है, तो इसके बीच का जो एंगल होगा मतलब थीटा थीटा एंगुलर बाइसेक्टर दैट विल बी अलोंग A कैप प्लस B कैप, और ये जो एक्सटर्नल एंगल वाला होगा वो होगा A कैप माइनस B कैप। अगर इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर U कैप है तो U कैप विल बी A कैप प्लस B कैप, अच्छा इसको बाई टू कर देते हैं वरना फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा, पूरा एंगल मान लिया थीटा है, अपॉन 2 कॉस थीटा बाई 2 एंड V कैप विल बी 2 साइन थीटा बाई 2। यहाँ पे चलो प्लस माइनस लगा दिया, या इस डायग्राम के हिसाब से तो प्लस ही होगा, B को तो पलट लिया तो माइनस B वेक्टर इधर आ जाएगा। ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1। डायरेक्शन विच मेक्स इक्वल एंगल with A vector, B vector and C vector will be along A cap cross B cap plus B cap cross C cap plus
सी कैप क्रॉस ए कैप, इसके अलॉन्ग होगा वो डायरेक्शन। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर 3, इफ ए वेक्टर makes equal angle with a vector and b vector, then it will lie on a plane with normal along a cap minus b cap। इक्वल एंगल थीटा या इक्वल एंगल मान लिया अल्फा विद ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो अगर ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, या ऐसे लेते ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, तो ये तो इसी के प्लेन में हो गया जो इक्वल एंगल बना रहा है। अगर मैं इसी को ऐसे परपेंडिकुलरली उठाता जाऊँ तो ये वाला एंगल भी इक्वल है ऐसे करके, ये फिर 90-90 हो गया और ये बिल्कुल मैक्सिमम एंगल हो गया। तो अल्फ़ा की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू कितनी हो जाएगी, θ/2, जहाँ पे थीटा इज़ द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एंड मतलब अगर एक वेक्टर जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर, अगर मैंने इस प्लेन के बाहर से ले लिया तो ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल है, तो इसकी वैल्यू कुछ और आएगी। तो इस एंगल की इक्वल एंगल की मतलब अगर एक तीसरा वेक्टर ए और बी से इक्वल एंगल अल्फ़ा बनाए तो उस अल्फ़ा की सबसे छोटी वैल्यू कितनी होगी, θ/2, और मैक्सिमम वैल्यू बेसिकली इस डायरेक्शन में आ जाएगी एंड दैट विल बी पाई माइनस θ/2। तो अल्फा मैक्सिमम विल बी पाई माइनस θ/2। ये हो गया हमारा पॉइंट 15। फिर आगे पॉइंट्स टू रिमेंबर, पॉइंट्स टू रिमेंबर 3, पॉइंट्स टू रिमेंबर 4। अगर ए और बी दो पॉइंट दे रखे हैं तो इनसे इक्वी डिस्टेंट पॉइंट का लोकस, मतलब ये और ये, वो ऑफ कोर्स एक प्लेन होगा और इस प्लेन के अंदर हमने कोई भी पॉइंट लिया तो उसका डिस्टेंस ए और बी से बराबर होगा। ये मान लिया आर है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं आर माइनस ए का मॉड बराबर मॉड आर माइनस बी, और इसको हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन। और अगर वैसे लिखना चाहो तो ये हो जाएगा आर माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लेन का इक्वेशन एंड ए माइनस बी बराबर 0। ये हो गया हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर प्लेन। पॉइंट्स टू रिमेंबर 5। पॉइंट्स टू रिमेंबर 5 में क्या है कि सेट ऑफ vectors v1 v2 and so on up till vn are called linearly independent set of vectors if any equation of type sigma lambda 1 v1 बराबर 0 वेक्टर इम्प्लाइज लैम्डा 1 बराबर लैम्डा 2 बराबर लैम्डा n बराबर 0। ठीक है, अब ये तो nth डायमेंशनल स्पेस के लिए हो गया। मैथमेटिक्स हम केवल 3 डायमेंशन स्पेस पढ़ेंगे, तो इसमें 5.1 में क्या होगा, 2 collinear vectors will be linearly dependent। ये ठीक है, 2 non collinear vectors will be linearly independent। फिर 3 non coplanar vectors will be linearly independent। 3
coplanar vectors will be linearly dependent and 4 or more हमेशा linearly dependent set of vectors होगा। ये हो गया हमारा पॉइंट्स टू रिमेंबर 5। पॉइंट्स टू रिमेंबर 6, इफ ए या फिर ए बी सी विल बी कोलिनियर पॉइंट्स if and only if there exist lambda 1, lambda 2, lambda 3, not all 0, simultaneously, such that lambda 1 a plus lambda 2 b plus lambda 3 c बराबर 0 and lambda 1 plus lambda 2 plus lambda 3 बराबर 0। ये हो गया हमारा कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी। और इसी को हम जनरलाइज कर सकते हैं कि अगर मान लिया 4 पॉइंट है, D, A, B, C will be coplanar points if and only if there exist lambda 4, not all 0 simultaneously, such that plus lambda 4 D vector and यहाँ पे plus lambda 4। तो ये कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी हो गया, ये कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी हो गया। दिस इज points to remember 6। points to remember 7, if A, B, C are non-coplanar vectors, then any vector R vector can be written as R vector is equals to lambda 1 a plus lambda 2 b plus lambda 3 c vector, या फिर mu 1 a plus mu 2 b plus mu 3 a क्रॉस b इसके टर्म्स में लिख सकते हैं, या फिर ईटा 1 a क्रॉस b, ईटा 2 b क्रॉस c प्लस ईटा 3 c क्रॉस a। इन तीनों वेक्टर्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इनको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फिर पॉइंट्स टू रिमेंबर 8, अगर मान लिया कोई भी हमने ऐसे टेट्राहेड्रॉन लिया A, B, C, D और उसके करस्पॉन्डिंग 4 फेसेस के करस्पॉन्डिंग हमने 4 वेक्टर एरिया वेक्टर डिफाइन किए जो उस फेस से बाहर आ रहा है, और ऐसे ये जो नीचे वाला फेस है इसके बाहर ये हो गया A3 वेक्टर, और ये जो पीछे वाला फेस है इसके बाहर ये हो गया A4 वेक्टर। तो A2 वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड ACD के एरिया के बराबर होगा एंड इट इज़ कमिंग आउट परपेंडिकुलरली। तो A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर ये हमेशा नल वेक्टर होता है। एक हमारा ये रिजल्ट हो गया।